आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं आईसीटी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत सरल सा टॉपिक है, इसके बारे में आपको मोस्टली पता ही होगा क्योंकि मोस्टली लोग आज एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ करते हैं, तो उनके पास ईमेल जैसी जो सुविधाएं हैं लगभग सबके पास होती ही होती हैं। और जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो उनको भी पता होगा कि ईमेल आखिर होता क्या है। मैं मोस्टली आज बात आपको बताऊंगा कि क्या इतिहास था ईमेल का, कैसे उसका इजाद किया गया और कौन कौन सी छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। हाँ, आज का वीडियो जो है मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में मैंने रखा है क्योंकि ईमेल जो उसके प्रोटोकॉल होते हैं जैसे एसएमटीपी है, पीओपी है, एफटीपी है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने कुछ टेक्निकल टर्म जो हैं जो कि प्रोटोकॉल के नाम से जाने जाते हैं ईमेल के, उनको मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जो बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन पर फोकस हमारा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ईमेल क्या है। तो ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह सकते हैं, डिजिटल मेल भी कह सकते हैं, तो एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। और एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते यानी कि ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा कि यूज़र नेम और डोमेन नेम क्या होता है। आपको बता दूं कि इंटरनेट से संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा और आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट, जैसे कि आप दो लोग हैं और कहीं दूर पहले बैठते थे और आप लोग क्या करते थे, पहले पत्र भेजते थे, है ना। तो आज क्या है, आज ईमेल आ चुका है, इंस्टेंटली लोगों के पास पहुंच जाता है। आप बात करते हैं टेलीफोन पे, वो भी अलग चीज़ है, लेकिन आप कोई पीडीएफ फाइल या कुछ भी भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी क्रांति है। आज से अगर 100 साल पहले हम चले जाएं तो ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं थी और आज हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो दोनों तरफ से हम इसको भेज सकते हैं, मतलब कोई जो रिसीव करता है वो उसका रिप्लाई भी इस इंस्टेंटली तुरंत दे सकता है। आगे चलते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं कि 1972 में रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा। रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ऐट का, जो ऐट आप चिन्ह देखते हैं ना अपनी आईडी में लगाते हैं, उस चिन्ह का चयन किया और इन्हीं को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। काफी दुविधा है, काफी समस्या है कि कुछ लोग रे टॉमलिंसन को मानते हैं तो कुछ शिवा अय्यादुरई को मानते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी आपको आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर दूंगा। खैर आगे देखते हैं। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी वी.ए. शिवा अय्यादुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाला जो है माना और उसे मान्यता भी दी। तो मान्यता जिसको दी गई है उसको ही आप भी माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1978 में अय्यादुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसे ईमेल कहा गया था। तो उन्होंने कोई बहुत कुछ एडवांस करके, ऐसा नहीं है कि रे टॉमलिंसन कुछ जानते नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ किया और उसको और बेहतर ढंग से एडवांस तरीके से जो प्रस्तुत किया वो किसने किया, शिवा अय्यादुरई, जो कि भारतीय मूल के। तो जब कुछ भारतीय मूल के लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा किया था, आज पता नहीं क्यों हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, लेकिन फिर भी ये अमेरिका में रहते थे और इन्होंने ईमेल की खोज की, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप फिगर देख रहे हैं, या अय्यादुरई हैं और काफ़ी छोटी एज लग रही है इनकी यहाँ पर। जी हाँ, जो छोटी एज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जब ये बनाया था पूरा प्रोग्राम तो इनकी जो एज थी वो 14 वर्ष की थी। तो वही वाली जो फोटो है आप देख रहे हैं शिवा अय्यादुरई की। क्या था कि ईमेल एड्रेस के आविष्कार का श्रेय शिवा अय्यादुरई को जाता है, जो कि अमेरिका में रहते हैं पर मूल रूप से भारतीय ही हैं। इनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी और उस समय उन्होंने फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया था। तो उस समय इस फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया। पहले क्या था, जो रे टॉमलिंसन की बात करें तो उन्होंने बस एज ए बगल में जो कंप्यूटर रखा था उसको भेज दिया एक मैसेज और एक एज ए ईमेल का आविष्कार कर दिया। लेकिन इन्होंने बहुत कुछ उसमें ऐड किया, जैसे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कंपोज, टू फॉर्म, मतलब कहाँ किसको भेजना है, कौन भेज रहा है, डेट क्या रहेगी, सब्जेक्ट क्या रहेगा, बॉडी क्या रहनी चाहिए मैसेज की, कितनी होनी चाहिए, सीसी बीसीसी यानी कार्बन कॉपी
और BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मैं भी पूरा आपको बात बताऊंगा ये क्या होता है। लेकिन इस चीज को ऐड किया अपने पूरी प्रोग्रामिंग में, ये बहुत अच्छी बात थी। तो सेंड, रिप्लाई, अटैचमेंट, फोल्डर, ड्राफ्ट, फॉरवर्ड, एड्रेस बुक, ग्रुप, ये सबका उपयोग करते हैं। इन सभी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्होंने कोडिंग की और सबको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर का नाम बना दिया जिसको इन्होंने ईमेल कहा था। इसलिए एक बेहद विकसित रूप प्रस्तुत किया था ईमेल का, जो कि आज भी वही यूज हो रहा है। इनके इस कार्य को विशेष पहचान तब मिली जब इस प्रोग्राम को वेस्टिंगहाउस साइंस टैलेंट सर्च ऑनर ग्रुप द्वारा चयनित किया गया। अमेरिका सरकार ने इसे 30 अगस्त 1982 को उनकी इस उपलब्धि को मान्यता दी और 1982 में ही इनको इस काम के लिए कॉपीराइट भी मिला है। तो भाई कॉपीराइट मतलब इन्होंने पेटेंट करा लिया है सॉफ्टवेयर को, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन तब भी कई बार समस्याएं आती हैं, कई बार बातें उठती हैं कि आखिर ये जो सिवा यदुरई हैं यही हैं कि रे टॉमलिंसन है या कोई और है। तो ये चीज़ अक्सर उठती रहती है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जो हॉटमेल के समीर भाटिया हैं उन्होंने भी कहा कि ये भाई विवादास्पद है, इन्होंने नहीं किया। तो हॉटमेल के जो को फाउंडर थे समीर भाटिया, उन्होंने कहा था कि जो अय्यदुरई हैं उन्होंने जो बनाया है इससे काफ़ी पहले ईमेल बन चुका है। और उनका कहना है कि जो ईमेल है उसको डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, नाम फिर से मैं बोल देता हूं कि उन्होंने कहा कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, जो कि 60 के दशक में डेवलप हो चुका था ईमेल, उसने बनाया था। लेकिन बात यह है कि कोई बनाता है और कोई उसका पेटेंट करा लेता है, खासतौर से उसको विकसित करके। तो होता नहीं है, कभी कभी मैंने, अगर आपने मेरी साइकोलॉजी वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें विलियम वुंट भी हैं, विलियम जेम्स भी हैं, दोनों को मनोवैज्ञानिक का जनक कहते हैं। ऐसा नहीं है, मनोविज्ञान के जो जेम्स थे उन्होंने अलग तरीके से प्रस्तुत किया था। लेकिन एक बात तो सही है कि फादर तो एक ही कहा जाएगा ना, ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों को फादर बना दो, इस चीज के फादर ये भी हैं ये भी हैं। लेकिन आपको सिवा यदुरई का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको कॉपीराइट मिल चुका है। और सिर्फ अमेरिका सरकार ही नहीं, MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जो है कैम्ब्रिज में है वहाँ USA में, उसने भी इनको कॉपीराइट दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती है इनके नाम में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको सिवा यदुरई का नाम नहीं मिलता है तो आप कम से कम रे टॉमलिंसन का भी नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स की। कुछ ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसका नाम आप जल्दी नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उसका यूज हम नहीं करते। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि आज का कल का जो मोबाइल का टेक्नोलॉजी है वो एंड्रॉयड बेस्ड हो चुकी है मोस्टली। तो जो वो लोग हैं जो यूज करते हैं एंड्रॉयड, तो उनके पास जीमेल ऑटोमेटिक पहले से ही होता है। जीमेल जब पहले से ही वर्क कर रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा आप यूज क्यों करने लगेंगे। इंडिया में मुझे लगता है कि 90% लोग जीमेल यूज करते होंगे। बाकी क्या है, बाकी भी चीजें यूज होती हैं, लेकिन उनका यूज कहीं ना कहीं कम हो रहा है किसी कारण से। तो कौन कौन से हैं, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोवाइडर हैं। तो सबसे ऊपर जीमेल, जिस पे क्वेश्चन भी आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और आउटलुक, तो आउटलुक है, iCloud मेल है, yahoomail.com है, AOL mail.com है, gmxmail.com है। इसके आगे इन्होंने जो फ्री स्पेस दिया है अपने मतलब जो भी आप जब आप एक आईडी बनाते हो तो आपको एक फ्री स्पेस मिलता है क्लाउड का। तो वो आपको कौन कौन कंपनियां कितना कितना देती हैं वो आपके सामने है। जीमेल बेस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, तो और बहुत जल्दी सर्विस भी अच्छी मुझे लगता है कि है। तो आप जीमेल ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी भी अच्छे हैं, तो अगर आप वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर तो मुझे 1 TB का जो ये डाटा है सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो याहू मेल आपको 1 TB डाटा दे रहा है। इट्स अ मोस्ट डाटा। तो आगे देखते हैं। तो ये 6 नाम और हैं, अब 6 और हैं आपके सामने। येंडेक्स 10 GB mail.com, सिर्फ mail.com, 2 GB लाइकोस, टोटोन मेल और टोनटोनोटा और ज़ूहो मेल। तो ये कुछ मेल हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनके नाम आपको ऐसे ही नॉर्मली देख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा ये चीज़ें याद हो जाएं। ये चीज़ कभी आपको देखने को मिले तो आपको ये ना लगे कि आखिर ये है क्या चीज़, है ना। आगे चलते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर ईमेल आईडी बनती कैसे। तो ईमेल आईडी मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं और
इनसे मिलकर एक ईमेल आईडी बनती है। पहला भाग यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम कहलाता है। तो जो मैंने आपको ये आईडी दिखा रहा हूँ, ये मेरी ही आईडी है। कभी आपको कोई भी बात पूछनी हो या आपको लगता है कि मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं, तो आपको sublimetutorial@gmail.com पे आप भेज सकते हैं मैसेज अपना। तो यूजर नेम है सबलाइम ट्यूटोरियल, जो कि आप खुद चुन सकते हैं, और डोमेन वो नेम वो होता है जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे मैंने अभी आपको 12 कंपनियों के नाम बताया, तो उसमें जो भी आप कंपनी का नाम यूज करेंगे वो बाद में लिखेंगे, बीच में ऐट होगा और ये सब में यूज होगा। चाहे कोई भी कंपनी आप यूज करिए, ऐट सब में लगता है। तो बाद वाला जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी नेम होता है, वो होता है डोमेन नेम। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब एक आईडी लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें डोमेन नेम क्या है, तो आप कंफ्यूज ना हो। पहले वाला यूजर नेम है नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पे डोमेन नेम, और बीच में ऐट है जो कि दोनों लोगों को अलग करता है और कोई खास इसका यूज नहीं है, सिर्फ ये यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। यूजर नेम ईमेल आईडी का पहला वाला भाग होता है और इसका इस्तेमाल ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए किया जाता है। यह उस व्यक्ति की पहचान होती है जिसे ईमेल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इसे हम अपनी सहूलियत के अनुसार चुन सकते हैं, जैसे हमारे पास सबलाइम ट्यूटोरियल यूजर नेम है। ओके, आगे क्या है? डोमेन नेम। ईमेल एड्रेस के बाद जो ऐट के बाद वाला भाग होता है वो डोमेन नेम होता है, और यह उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम होता है जहां से इंटरनेट के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और ऊपर दिखाए नहीं है, ये नीचे दिखाए हुए हैं, तो नीचे देख सकते हैं आप जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस में जीमेल एक डोमेन नेम है और इसमें एक टॉप लेवल डोमेन भी जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर .com, मतलब जीमेल तो है ही, .com जुड़ा है, ये टॉप लेवल होता है। मतलब जैसे कहीं कहीं पे आप लिखते हैं .in होता है, कहीं कहीं पे आप देखते हैं .com होता है ना, कहीं कहीं पे होता है .edu होता है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे जो यूज़र नेम्स होते हैं, जो भी आईडी होती है, इसमें .com ही लगा होता है। तो और कहीं कहीं पे आपको .in भी दिखाया जा सकता है। .in का मतलब होता है इंडिया, इंडिया का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं पे .in भी यूज़ कर लेते हैं। हमारे बताए गए ईमेल एड्रेस में जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है और .com सर्विस प्रोवाइडर के प्रकार को दर्शाता है। यहाँ जीमेल एक कॉमर्शियल सेवा है। अगर gmail.com लिखा है तो मतलब ये कॉमर्शियल सेवा है, इसीलिए आपके जीमेल के आगे .com लिखा हुआ है। ऐट क्या चीज़ है? इसे ऐट कहते हैं, कुछ लोग @ कहते हैं, लेकिन आप ऐट बोल दीजिए, इतना सफिशियंट है। तो इसे ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह ईमेल आईडी का उपयोगी हिस्सा होता है। अगर प्रश्न आता है इस पर कि ऐट का प्रयोग ईमेल में क्यों करते हैं, तो आप लिखोगे इसे यूजर नेम और डोमेन नेम से अलग करने के लिए किया जाता है, एक प्रतीक के रूप में। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो कि ईमेल में होते हैं और हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले अटैचमेंट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर। अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट कैसे करते हैं, उसको भी देख लेंगे अभी हम। उससे पहले एक वीडियो आप देख लीजिए जिसमें कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं, आपके यूज़फुल हो सकती हैं आपके लिए। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर जब आप जीमेल के प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलता है। आपने देखा भी होगा, मोबाइल का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज होता है, और ये फ़िलहाल मेरा सबलाइम ट्यूटोरियल का जीमेल है। तो देखिए, सबसे ऊपर जीमेल के ऊपर होता है कंपोज। इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप इसको टच करोगे कंपोज, तो कंपोज में कुछ इस तरीके से आपको साइड में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको एक नया मैसेज बॉडी पूरी बनानी है, कैसे कैसे भेजने के लिए। तो जब मान लीजिए आप भेजते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, टू, किसको भेजना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है आपके लिए कि आप किसको भेजना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे। तो उसका एक जो भी जीमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी होती है, वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। इवन आप उसको भी भेज सकते हैं जिसके पास जीमेल आईडी ना हो के कोई दूसरी आईडी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जीमेल की आईडी है तो आप याहू वालों को नहीं भेज सकते, आप भेज सकते हैं यहाँ से भी दूसरी पे। अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ abcd@gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो ये क्या हो जाएगा, ABCD उसका एक नाम हो जाएगा, यूजर आईडी वाली हो जाएगी, और जो जीमेल है क्या है, डोमेन नेम हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और ऐट उसको अलग करता है।
आगे आप इसके देख रहे हैं CC और BCC। ये जो मैं आपको बता रहा था, CC मतलब कॉर्बन कॉपी और B मतलब ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। क्या होता है? CC वो होता है जब आप किसी को, मान लीजिए कई लोगों को भेजना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि ये किस किस को भेजा गया है सबको पता चल जाए। मान लीजिए इसके साथ मैं एक और जोड़ देता हूं, एक हो गया, दूसरा लिख देता हूं मैं query@gmail.com, gmail.com। अब मेरा मन ये है कि ABCD और G जो क्वेरिटी है, दो लोगों को मैं लेटर भेज रहा हूँ, तो दोनों को ये पता चल जाए कि ये किस किस को भेजा गया है। मतलब और भी मैं भेजता हूँ, ABCD को ये पता है कि ये जो मैसेज है ये क्वेरिटी के पास गया है, क्वेरिटी को पता है कि ABCD के पास गया है, तब ये CC का प्रयोग करेंगे आप। और अगर आपको चाहिए कि मैं भेज तो 10 लोगों को दूं लेकिन पता किसी को ना चले, ABCD को ये ना पता चले कि क्वेरिटी के पास भी ये मैसेज गया है, तब आप BCC डालेंगे, यानी कि ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी। ऐसे ही आप कोई सब्जेक्ट डाल देंगे, कोई भी सब्जेक्ट। तो मान लीजिए मैंने सबलाइम डाल दिया, तो सबलाइम एक सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद मैसेज बॉडी है कि आप क्या चीज़ भेजना चाहते हैं, अपने सबलाइमर्स को भेजना चाहते हैं, किसी को भी भेजना चाहते हैं, तो उसमें मान लीजिए आप कोई मैसेज भेज देते हैं। तो मैसेज आपने यहाँ पर भेज दिया, मैं मैसेज लिख देता हूँ खाली। और उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, मैं खाली उसी पे फोकस कर रहा हूँ। नीचे जब आप आएंगे तो लिखा है अटैच फाइल। तो अटैचमेंट क्या होता है? क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम ईमेल में अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं तो वो क्या चीज़ है? अटैचमेंट में हम उन फाइलों को प्रयोग करते हैं जो डिजिटली हमारे पास कंप्यूटर में होती हैं, जैसे PDF फाइल या कोई भी इमेज। तो अटैचमेंट में डिजिटली फॉर्म में, मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई पेपर है तो उसको आप भेज दीजिए, पेपर को नहीं, जो भी आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है उसके बाद आप सेंड कर देंगे और वो आपका मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, तो उम्मीद है छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कोई मैसेज आपको आया, तो कहाँ आया? इनबॉक्स में। ये जो इनबॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन, जब कभी आपको ईमेल आते हैं तो वो ईमेल कहाँ इकट्ठे होते हैं या कहाँ पे स्टोर होते हैं? तो वो होते हैं इनबॉक्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही भी बन जाता है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो रिमाइंडर कहाँ होता है? मतलब आपने भेज दिया और आपको याद आया कि मैं जरा चेक कर लूँ कि उसमें मैंने क्या भेजा था, तो आप उसको सेंट आइटम में देख सकते हैं जाके, ये सेंट है, तो यहाँ पर आप सेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंट ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो ड्राफ्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्राफ्ट वो चीज़ होती है जब कोई मैसेज आप भेजते हैं और किसी तकनीकी समस्या से, या मतलब या आपने यूज़र आईडी सही नहीं लगाई, या कोई भी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे वो जो मैसेज है वो ड्राफ्ट में आ जाता है। जैसे आपके मोबाइल में आउटबॉक्स होता है, आप भेज देते हैं लेकिन वो मैसेज जाता नहीं है, कहीं पर रुक जाता है, तो मोबाइल में आउटबॉक्स होता है। किसी किसी में ड्राफ्ट के नाम से भी फोल्डर होता है, लेकिन जीमेल में आपको ड्राफ्ट के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जब आप किसी मैसेज को भेजते हैं कहीं पर और वो किसी तकनीकी समस्या के कारण या किसी भी समस्या के कारण नहीं जा पाता है, तो वो मैसेज कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो वो मैसेज ड्राफ्ट में स्टोर हो जाता है। तो कुछ ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, बाकी कोई बहुत बड़ी, या अगर आपने यूज़ किया है अपने मोबाइल में, आपने मोस्टली यूज़ किया होगा। अब आप यूट्यूब देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जीमेल में इतनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़े, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन के रूप में आ जाती हैं तो हमें पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आपने वीडियो देखा, इसमें काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे और आपने यूज़ भी किया होगा। तो अटैचमेंट एक फाइल है, उदाहरण के लिए एक फोटो या डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अटैच होते हैं। मैंने अभी बताया भी कि अटैचमेंट का यूज़ क्या होता है। कोई PDF फाइल या कोई भी आप फोटो जो कि डिजिटल फॉर्म में हो, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और लोगों को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या होता है? जब आपको किसी का ईमेल प्राप्त हो, मतलब कोई ईमेल आपने प्राप्त किया और उसी को, मतलब जो इनबॉक्स में आपके पास है, आपने उसको ओपन किया और आपको लगता है कि ये जो ईमेल मुझे मिला है ये मुझे उसके पास भेजना चाहिए, तो वो फॉरवर्ड होता है। एक बार प्रश्न आ चुका है कि फॉरवर्ड ईमेल का मतलब क्या होता है। तो आपको कोई ईमेल प्राप्त हो जो कि आपके पास पहले से है, उसको अन्य या अनेक लोगों को भेजने को ही फॉरवर्ड करते हैं, बहुत कोई कठिन बात नहीं है। रिप्लाई, अब रिप्लाई तो बहुत
छोटी सी बात है भैया, अगर आप किसी से कुछ पूछ भी रहे हैं तो उसका रिप्लाई देना, सिंपल सी बात है। जैसे जाहिर सी बात है, जब आपको कोई लेटर मिला डिजिटल फॉर्म में ईमेल के रूप में, तो आपको ईमेल प्राप्त होता है और आप उसका जवाब देते हैं, उसी को रिप्लाई कहते हैं। और रिप्लाई जो है, जब आप मैसेज पढ़ रहे होते हैं तो नीचे एक आपको एक छोटी सी की के रूप में दिखाई देता है। ईमेल प्रोग्राम या सर्विस में वह जगह जहां आपको प्राप्त हुए ईमेल स्टोर होते हैं और आप अपने मेल के लिए फाइल कैबिनेट के रूप में सोच सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो मेल आते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, स्टोर होते हैं। ट्रैश फोल्डर, ये नहीं बताया था मैंने। ट्रैश फोल्डर वो फोल्डर होता है, ये भी होता है जीमेल में, जहाँ पर अगर आप मेल डिलीट कर दें तो आप सोचेंगे ये तो धोखे से डिलीट हो गया, अभी कहाँ मिलेगा। तो ये आपको, जैसे आपके पास रिसाइकल बिन होता है जब आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो ऐसे ही ट्रैश फोल्डर होता है जीमेल में, जो कि लगभग सब में होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपके में नहीं है, क्योंकि वो ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो सब में आपको मिलेगा। आपके इनबॉक्स में आपको हर दिन ढेरों सारे ईमेल मिलते हैं और उनमें से कुछ काम के होते हैं और बहुत सारे काम के नहीं होते। ऐसे में जब आप उसे डिलीट करते हैं तो वो ईमेल कुछ दिनों तक ट्रैश फोल्डर में रहता है, उसके बाद वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। मतलब आप चाहते हैं कि इनबॉक्स में सिर्फ मेरे काम की चीज़ें रहें, फिर आप उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो कुछ दिन तो ट्रैश में रहेगा, उसका एक लिमिटेड टाइम होगा, और मान लीजिए 1 महीने रहता है, और उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। तो आपको अगर लगता है कि अभी मैंने 15 दिन पहले उसको डिलीट किया था तो मैं निकाल लूँ जाके, तो आप ट्रैश फोल्डर में जाके उसको फिर से अपने इनबॉक्स में ला सकते हैं। सीसी, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है। कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सीसी का फुल फॉर्म है वो है कार्बन कॉपी। और ईमेल एड्रेस में सीसी फील्ड ऐड करने का मतलब उस ईमेल की कॉपी उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगी जिसे अन्य सभी रिसीवर्स को वह ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। मतलब अगर आपने 10 लोगों को भेजा है ईमेल और वो 10 लोग देख रहे हैं कि ये ईमेल किसके किसके पास गया, तो वो 10 लोग ये देख सकते हैं कि वो 9 लोग कौन हैं जिनके पास ये वाला ईमेल भेजा है आपने। साथ ही साथ अगर आप बीसीसी करके भेजेंगे, मतलब जो मैंने आपको भी दिखाया भी था, अगर आप बीसीसी करके भेजेंगे तो 10 लोग जो भी होंगे उनको ये नहीं पता चलेगा आपस में कि ये आखिर जो ईमेल गया ये किस किस के पास गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। अगर आप चाहते हैं कि लोग देखें तो सीसी करिए, नहीं तो बीसीसी कर दीजिए। ईमेल के कुछ फ़ायदे हैं जो कि नॉर्मली आपको पता होने चाहिए, और अगर मैं उसका नुकसान भी आपको बता दूं तो ये नुकसान की बात पहले यहीं पे कर देते हैं। देखिए, नुकसान यही है कि अगर ईमेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा तकनीक का प्रयोग होता है, तो आप तकनीकी नॉलेज रखते हैं तभी आप किसी को मेल भेज सकते हैं। उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। इवन आपका जो नेट है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, आपको जो भी रूल्स हैं उसमें जो चीज़ फॉलो होती है उसका भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनी को कहीं मेल भेज रहे हैं और आपने बस हेलो हाय कर दिया, तो वो तरीका भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अब हम बात करते हैं ईमेल के फ़ायदों की। आखिर ईमेल के फ़ायदे क्या होते हैं? तुरंत जवाब, आप रियल टाइम एक्शन ले सकते हैं किसी चीज़ का जवाब भेजने के लिए। मान लीजिए आपको कोई न्यूज़ मिली या आपको इंस्टेंटली किसी ने कुछ बता दिया, तो आप उसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो क्या आप भेज देते हैं कि भाई क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। मान लीजिए इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, डीएम कहते हैं कि मुझे इस तरीके की समस्या से गुजरना पड़ रहा है, मुझे कई कोरोना के मरीज दिख गए हैं, मुझे कई बेड्स चाहिए, तो आप उसको ऐसे तो नहीं इंतजाम कर सकते, तो आप पहले भेजेंगे ऊपर कि क्या करा जाए। तो जो इंस्टेंटली रियल टाइम एक्शन है वो आप फ़ोन करके जैसे करते हैं वैसे ही ईमेल में भी कर सकते हैं और अपनी पूरी बात भेज सकते हैं। राइटिंग रिकॉर्ड, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हम फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि भाई हमारे पास तो मुझे पता नहीं आपने कहा था कि नहीं कहा था। आप अपनी किसी भी, जब कोई फ़ोन करे तो कर दिया, आप अपनी तरफ से एक मेल भेज दीजिए, तो ये आपके लिए एक सबूत भी हो सकता है और एक राइटिंग रिकॉर्ड हो सकता है, जो कभी धोखे से अगर कुछ बात निकल जाए दिमाग से तो आप याद कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो मेरे पास मेल रखा है, मैं पूरी बात उसमें चेक कर लूँगा। या एक रिमाइंडर हो सकता है जो आप आज नहीं देख पाए तो कल आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमें आज के दिन करनी है। तो एक राइटिंग रिकॉर्ड होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खास बात ये होती है कि ये आदमी ये नहीं कह सकता कि उसके मेल से कुछ चीज़ नहीं आई, क्योंकि उसने खुद भेजा है, तो उसका जो ईमेल एड्रेस होता है जिसने भेजा है वो भी आपके पास एज एक सबूत के रूप में रहता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक लिखित दस्तावेज है, सस्ता है। अब कोई लेटर भेजने में कितना टाइम लगता है, उसमें कितना कागज़ यूज़ होता है, क्या क्या यूज़ होते हैं, लेकिन
ईमेल आपने भेजा और आपके पास कोई खास दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको खोलिए, कोई खास अपना खर्चा नहीं होगा। और पहले तो पुराने ज़माने में डाटा भी बहुत महंगा होता था, तो डाटा भी बहुत सस्ता हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप ईमेल एज ए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, ये समझ लीजिए। सुरक्षित है, भरोसेमंद है। अगर आप अच्छी ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो सुरक्षित है, क्योंकि होता क्या है कि आजकल का जो ज़माना है ना, वो हैकर्स से भरा हुआ है कि आपकी डाटा को कितना मतलब असुरक्षित कर दिया जाए, वो प्रयास में रहते हैं। फिर आपका डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, ये डिपेंड भी करता है। तो सुरक्षित क्या है कि वो जल्दी नॉर्मली एक्सेस नहीं होगा। अगर कोई पीछे पड़ गया और आपको बिल्कुल हैक करके परेशान कर रहा है, तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी चिट्ठी गायब हो गई, मेरा मेल कहाँ चला गया, ऐसा नहीं। वो मेल आपको अगर आपके पास आया है तो सुरक्षित रहता है और टिकाऊ चीज़ है। इसी के साथ साथ फिलहाल आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन रखता हूँ यहाँ पर, तो इसका आंसर भी बता दूंगा कि निम्नलिखित में से किस देश में ईमेल का आविष्कार किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपके सामने इसको उठा के लाया हूँ और इसका सीधा सा आंसर है। आंसर पहले आप लोग दिमाग में भी सोच लीजिएगा। मैं बता दूं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है ईमेल का आविष्कार किया गया था और नाम आपको पता है, शिवा अय्यदुरई। देखिए, जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं ईमेल के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें ईमेल के प्रोटोकॉल्स का यूज़ हुआ है, जैसे SMTP। तो उम्मीद है ये SMTP क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ये एक प्रकार का मेल जो ईमेल का है वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो ये है क्या, इसके बारे में तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फुल फॉर्म आप लोग प्लीज़ नीचे जो आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है यूट्यूब में, उसमें बता दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो ऐट होता है वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। अब आपके पास यहाँ पर दो ऐट है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर दो ऐट हैं तो भी तो हो सकता है, नहीं, एक ईमेल एड्रेस में एक ही ऐट यूज होता है, दो नहीं हो सकते हैं। दो होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट इन्फो, यानी कि वेबसाइट का जो नाम होना चाहिए वो, जैसे जीमेल, याहू मेल, और एक आपका नाम होना चाहिए। तो जो नीचे वाले दो ऑप्शन हैं, इसमें तो ऐड कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, और ऊपर वाले में दो ऐड दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि इसमें बी बिल्कुल सही है, और नेम यानी कि यूज़र नेम, और वेबसाइट यानी कि जो भी कंपनी है या डोमेन नेम। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जैसे ही SMTP के बारे में मैंने आपसे पूछा है, इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे का जो भी प्रोटोकॉल वाला वीडियो है ईमेल का, जल्दी आपको मिलेगा और उसकी भी जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर कर देंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। जल्दी ही मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।